morning students, how are you? Today here we are from starting one another topic of the history that is related to the Mughal dynasty, Mughal empire, and this dynasty has ruled on over the India for a long time. So in this segment we will attempt the household activities which are related to the women's or the many other posts which concluded in the Mughal empire. So just like a word is used as a haram in the sense of process which related to the household activities and they handled by the women's. They protect the women's, they they promote the women's prestige, and they work from the women's welfare. So all these organizations, just like a household activities, like a imperial procedure, so many of new things have been occurred on that time. So what kind of procedure about the harams? So just like we see in the imperial household. Class 12 history, and this is our last chapter of this book, and our today's content the imperial household. The imperial household. Okay, household कैसा था? So term haram is used. Which term? That is the harem. Harem in the sense household by women, a group of women. Clear? So एक मुगल्स में एक बड़ा ही अच्छा वर्ड यूज होता था, दैट इज द हरम. इज फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द डोमेस्टिक वर्ड ऑफ द मुगल्स. इट ऑरिजिनेट इन द पर्शियन वर्ड्स. कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? पर्शियन वर्ड, ऑरिजिनेट फ्रॉम पर्शियन वर्ड, दैट इज द हरम. ओके, यानी एक फारसी वर्ड है हरम, जिसका मीनिंग होता है द सैक्रेड प्लेस. Meaning of this word? Meaning of word that is sacred place, मतलब पवित्र स्थान. ओके, sacred place यानी हरम वो स्थान था, वो पवित्र स्थान था जहाँ पर सारे काम होते थे. Okay, so meaning a sacred place. The Mughal household consisted of the emperor's wives and the concubines, the near the distance relatives, mother, step sisters वगैरह वगैरह. मीन्स कि ये जो हाउस होल्ड था वो किसके थ्रू होता था? उनकी वाइव्स. वाइव्स मतलब जिसकी बहुत सारी पत्नियां हों. तो अब यहाँ वाइव्स वर्ड की ये नहीं कि केवल वाइव्स ही समझते थे. वाइव्स इन द सेंस कि ऑल women of मुगल्स एम्पायर. यानी कि जो मुगल एम्पायर की राजघराने की जितनी औरतें थी वो सारी इस हरम से रिलेटेड थी. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म. नेक्स्ट इज कि द बोथ ऑफ राजपूत क्लैंस एज वेल एज मुगल्स मैरिज अ वेरी कमेंटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस फॉर द फॉरगेजिंग अलायंसेस. तो किसके साथ ये अपने रिलेशन रखते थे? पॉलिटिकल एंड फ्रेंडशिप्स with राजपूत. जो राजपूत डायनेस्टी थी उसके साथ ही अपने एक रिलेशन रखते थे. क्या करते थे? आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे. दे एक्सचेंज गिफ्ट्स. इसके अलावा मैरिजेस. क्लियर? और इसके अलावा कोई ना कोई एक एरिया जो उनको एज अ गिफ्ट में देते थे. क्लियर? तो किस लिए? ताकि आपस में क्या रहे? एक फ्रेंडशिप रिलेशन रहे, एक पॉलिटिकल रिलेशन फाउंडेशन बनी हुई रहे. यानी कि फॉर द कमेंटिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप एंड द फॉरगिविंग अलायंसेस द गिफ्ट ऑफ टेरिटरी वाज ऑफन अकम्पेनिड बाय द गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज. तो मैरिजेस यानी अपनी बेटी की शादी कर दी या कोई गिफ्ट दे दिया, कोई एरिया गिफ्ट के रूप में दे दिया. क्लियर? सो ये क्या करता था? ये एक रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता था, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता था. क्लियर? अगर हम बात करें तो जो मुगल फैमिलीज में जो लेडीज आती थी जिनको बेगम कहा जाता था, क्या कहा जाता था? बेगम्स. और अदरवाइज जिन्हें आगाह कहा जाता था, यानी कि आगाह
मीन्स वो स्त्रियां जो अदर होती थी, जिनका जन्म एक रॉयल फैमिली में नहीं हुआ है, तो वो अदर कहलाते थे, यानी कि आगाह कहलाते थे, वर नॉट नोबल बर्थ, जिनका नोबल बर्थ नहीं हुआ था। बेगम्स मैरिड अंडर द रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश एंड द वैल्यूएबल दोवर, यानी कि मेहर, यानी कि जो दहेज जिसको हम कहते हैं। सो नेचुरल रिसीव अ हायर स्टेटस ऑफ द आगाज, यानी आगाज से ज़्यादा अच्छा स्टेटस किसका होता था? बेगम्स का होता था। वाई? बिकॉज दे बिलोंग टू द नोबल फैमिली, यानी वो राज परिवार से बिलोंग करती थी, तो उनका स्टेटस अच्छा होता था। उनको जो भी अमाउंट मिलता था, जो भी गिफ्ट्स मिलते थे, वो बहुत अच्छे अमाउंट्स में होते थे। ओके, सो दे ऑल रिसीव मंथली अलाउंस इन द कैश, उनको मंथली अलाउंस कैश के रूप में भी मिलता था, किनको जो इस पोस्ट से जुड़ जाती थी किसी ना किसी पोस्ट से, और बाकियों को भी कुछ ना कुछ कैश सैलरी मिलती थी। ओके, तो कुल मिलाकर वहाँ पर बहुपत्नी सिस्टम था। इसके अलावा वहाँ एक और पर्सन होते थे, दैट इज द स्लेव एंड ख्वाजा शरा। ख्वाजा शरा इन द सेंस जो मोस्टली प्रोटेक्ट का काम करता था, मूव बिटवीन एक्सटेंड टू इंटरनल लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड, गार्ड सर्वेंट्स, गार्ड और सर्वेंट के रूप में इनको नियुक्त किया जाता था। अगर आप देखते हो तो जो सीरियल आता है जोधा अकबर, उसमें भी दिखाते हैं जो ख्वाजा शाह होते हैं, तो वो पर्सनस जो किसी हाउस होल्ड एक्टिविटी में एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज होती है, तो उनको एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट डोमेस्टिक के उसमें भी रखा जा सकता है। वन अनदर थिंग दैट इज कि मुगल डायनेस्टीज में अगर एक बात देखें हम, तो दैट इज कि किस तरीके से उन्होंने इसको मोर डेवलप किया है, किस तरीके से और डेवलप किया है। तो वो हम देखते हैं कि गुलबदन बेगम ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हुमायूं नामा। ओके, सो हु रॉट इट? रॉट बाय द गुलबदन बेगम। आई विल राइट हियर, दैट इज द गुलबदन बेगम। ओके, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये एक उनकी एक रिलेटिव काइंड ऑफ भी थी कि आफ्टर दोज द मुगल्स क्वीन प्रिंसेस बेगम कंट्रोल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड पैराग्राफ में एक बुक जिसको कहते हैं हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने इसको रिटन किया है? दैट इज बाय द गुलबदन बेगम। दैट इज द गुलबदन वाज द डॉटर ऑफ बाबर, यानी कि ये दोनों भाई बहन थे। ओके, क्योंकि किसका बेटा था? हुमायूं बाबर का ही बेटा था। सो गुलबदन कुड राइट फ्लुएंटली इन द टर्किश और पर्शियन। कौन सी लैंग्वेज में लिख सकती थी? टर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज। कौन सी भाषा में लिख सकती थी? टर्किश और पर्शियन में लिख सकती थी। एंड when Akbar commissioned the Abul Fazl write in a history, in reason he requested to member of the earlier times under the Babar और हुमायूं, यानी कि जब अबुल फजल ने भी क्या लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा, तो इसने उसकी हेल्प की थी कि किस तरीके से उसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाए? पर्शियन लैंग्वेज में लिखने में उसको मदद की थी। क्लियर? So what Gulbadan wrote knows the eulogy the Mughals emperors, rather the disguise a great difficult to the conflicts tension among the princes and the kings. The important mediator clearly woman in the family played as resolving from the conflicts. यानी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता था वो किसका होता था? विमेंस का, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, तो इस तरीके से उन विमेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नाउ नेक्स्ट इज द इंपीरियल ऑफिशियल्स। इंपीरियल ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स यानी कि कुछ ऐसे जो मेनली रिक्रूट होके आते थे। तो ज़्यादातर अगर हम बात करें तो केवल और केवल जो किंग होता था वो पूरी पावर अपने पास रखता था। क्लियर? यानी कि जब अकॉर्डिंग टू द अकबरनामा हैव
Vision of empire, the agency rests almost solely the emperor. Rest power with the emperor. Clear? यानी जो emperor होता था उसके पास सारी की सारी पावर होती थी. ओके, चाहे उसकी किंगडम से रिलेटेड हो या ऑर्डर्स की, और वो क्या कर सकता था, किसी को भी ऑर्डर कर सकता था और इसके अलावा वो किसी को भी किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकता था. यानी कि कुल मिला के जो सारी पावर्स थी वो कहाँ पर पर्टेड थी, दैट इज द हैंड ऑफ किंग. क्लियर? किंग के पास, यानी कि जो राजा था वो सेंटर था पावर का. किंग वाज द पावर ऑफ सेंटर. इसके अलावा नोबिलिटी इन द सेंस वो पर्सन जो बहुत सारे उसमें थे, ग्रुप में थे. क्लियर? अगर हम देखें तो ये बहुत ही एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से रिलेटेड थे. तो दे डाइवर्स विद एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप. यानी कि ये जो ग्रुप था बड़ा ही रिलीजियस था, बड़ा ही एथनिक ग्रुप था. So they ensured the faction was the large enough to challenge the authority of the state. The official crop of the Mughals was described as a bouquet of the flower. Bouquet यानी कि एक तरीके से flower in the sense कि मुगल्स के जो ये क्या बोलते हैं, एक तरीके से नॉबल्स थे कि ये बड़े ही वफादारी से जुड़े हुए थे. वफादारी इन द सेंस लॉयल्टी से कनेक्ट विद किंग. तो यानी कि ये बड़ी ही लॉयल्टी से कनेक्ट होते थे किंग के साथ. And the Akbar's imperial service, that is the Turani and Iranian nobles were present from the earliest phases of the carving out of political dominance. तुरानी और इरानियन ये दो जो पर्सन्स हैं, यानी कि तुरानियन और इरानियन अकबर के नोबल्स में आते थे. और कुछ तो वो थे जो हुमायूं के साथ आए थे. दे कम्स इन इंडिया विद हुमायूं. ओके, तो यानी वो हुमायूं के टाइम से भी हमारे इंडिया में आ गए थे. क्लियर? एक और थिंग है कि फ्रॉम 1560 से देखिए क्या हुआ. यहाँ से इंडिया के टू जो रूलर्स ग्रुप थे, दैट इज द राजपूत और द इंडियन मुस्लिम्स. राजपूत्स एंड द इंडियन मुस्लिम्स. Which groups? Rajput and Milner. First joined the Rajput chief, the Raja Bharmal. और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज्वाइन किया है, that is the Raja Bharmal. Clear? And it was related to the Kachwaha of Amer. इसको ऐसे अंबर लिखा है. अंबर means आमेर. आमेर रीजन के राजा थे, कछवाहा डायनेस्टी के, कछवाहा राजवंश के. ओके, तो ये बताते हैं कि इन्होंने क्या करा. इन्होंने अपने रिलेशंस को और बढ़ाने के लिए राजा से अपनी डॉटर की मैरिज कर दी थी. और वो डॉटर थी, दैट इज द राजा भारमल डॉटर गॉट मैरिड. क्लियर? और आपको पता ही है कि जो जोधा अकबर की स्टोरी में है, जो जोधा है वो किसकी डॉटर है, राजा भारमल की. और उसने उसकी शादी अकबर के साथ कर दी थी. क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजुकेशन और अकाउंट्स में किसको प्रमोट किया है, इन द सेक्टर ऑफ अकाउंट्स एंड एजुकेशन. यानी एट द टाइम ऑफ अकबर के कुछ ऐसे प्रमोट किए हैं पर्सन जो नॉन मुस्लिम्स थे, फिर भी उनको प्रमोट किया है. यानी कि हिंदू कास्ट के टुवर्ड्स एजुकेशन और अकाउंटेंसी. दैट प्रमोट्स द फेमस एग्जाम्पल विद अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल.
दैट इज द राजा टोडरमल। वो किस तरीके से काम किया है एज अ एजुकेशन और फाइनेंस के रूप में। इसके अलावा ईरानियन गेन्स द ऑफिशियल अंडर द जहांगीर वॉज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंट क्वीन नूर जहां was Iranian. Aurangzeb appointed Rajput as the position the under him. Maratha accounted that is the sizable the number of within the body of officers। यानी कि कुल मिलाकर कहने का है कि बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डायनेस्टीज़ के डाइवर्सिटीज़ के पर्सन थे मुग़ल कोर्ट में जिनको एक अच्छी प्रेस्टीज एक अच्छी पोजीशन से नवाजा गया था। प्लस कुछ ऐसे भी सीन्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर राजा अपनी पॉलिटिकली एंड फ्रेंडशिप वाले रिलेशन डेवलप करने के लिए अपनी डॉटर्स की मैरिज भी कर देते। जैसे एग्जांपल हमने देखा कि राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधा की मैरिज अकबर से कर दी थी। इसके अलावा एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि जहांगीर के टाइम में जो ईरानियंस थे उनको भी हाई पोस्ट मिली थी, तो उसकी जो वाइफ थी नूर जहां वो ईरानियन थी। इसके अलावा औरंगज़ेब ने भी जो राजपूत हैं उनको अच्छी पोस्ट पर अपॉइंट किया था। क्लियर। और मराठी लोग भी औरंगज़ेब के टाइम में अच्छी संख्या में थे। इसके अलावा दो तरह के और ओहदे होते थे और पद होते थे जिसमें हम कहते हैं मनसबदार और सवार। ओके, मनसबदार और सवार। सो व्हाट इज मनसबदार एंड सवार? ये सारे ऑफिसर्स होते थे। ओके, यानी जैसे आज के टाइम में हमारे पास सरकारी कर्मचारी होते हैं, इनकी एक रैंक होती थी जिसको हम कहते हैं रैंक्स ऑफ मनसबदार। ओके, मनसबदार बाय द न्यूमरल डेजिग्नेशंस जात विच इज द इंडिकेटर ऑफ पोजीशन ऑफ द इंपीरियल हायरार्की द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल एंड द सवार विच इंडिकेटेड, और एक होती थी सवार जो कि किससे रिलेटेड थी? सवार which indicate the number of horsemen, the number of horsemen, okay, who is required to maintain the service. The 17th century मनसबदार 1000 जाट, यानी कि जो मनसबदार जिनको क्या कहा गया है, जाट भी कहा गया है, जिसकी संख्या 1000 और जिनकी जो रैंक थी एज अ नोबल, उमर जिसको अमीर भी कहते थे, उमर एज अ अमीर मतलब रिच। ओके, उस नाम से भी इनको बुलाया गया है। ओके, उमारा यानी कि अमीर पर्सन। अब हम बात करते हैं कुछ मिलिट्री सर्विसेज के बारे में कि जो इनकी मिलिट्री सेनाएं थी वो जो रिक्रूट करते थे उनका सबसे कंपलसरी था उनको ट्रेनिंग देना और उनको ट्रेन करना। द ट्रेनिंग प्रोसीजर, क्या उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर था? देखिए कि ईच मिलिट्री कमांडर रिक्वायर्ड equipped the trained the main striking arms of the Mughal army, trained in Mughal armies, यानी कि जो भी मुगल आर्मी में आएगा पर्सन उसको ट्रेन होना कंपलसरी है। क्लियर? The troopers maintain the superior horses. Troopers maintain सुपर हॉर्सेस, यानी अच्छी नस्ल के घोड़ों को वो रखते थे ताकि वो काम आ सके। ओके, एंड ब्रांडेड विद द फ्लैंक बाय द इंपीरियल मार्क, और उनको क्या करते थे? दागते थे। दागना इन द सेंस निशान जिसको हम कहते हैं, किस पर? हॉर्स पर। किसका निशान? इंपीरियल। इंपीरियल एक तरीके से जो राजा होते थे उसका इंपीरियल मार्क होता था ताकि पता चल सके कि ये घोड़ा किसका है, कहाँ से आया। तो यानी मुगल डायनेस्टीज का जो घोड़ा होता था उसको दागने के लिए एक वर्ड यूज किया गया, दैट इज द मार्क। द एम्परर पर्सनली रिव्यूड द चेंजेस ऑफ रैंक, टाइटल, ऑफिशियल
posting for all except the lowest rank officer. Akbar, who designated the Mansab system, also established the spiritual relationship with the select band of this nobility, treating them as his disciple यानी मुरीद. ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी पोस्ट थी जो मनसबदार की थी, जो कि उस टाइम हाईएस्ट रैंकर होता था, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट थी. इसके अलावा नोबिलिटीज़ के लिए सबसे बड़ा जो टास्क होता था वो इंपीरियल सर्विस को एक्वायर करना था. द मेजर टास्क फॉर नोबल्स दैट एक्वायर पोस्ट इन मुगल एम्पायर, यानी कि किसी भी तरीके से उनको एक अच्छी पोस्ट मिले जिसमें अच्छी वेल्थ हो, हाईएस्ट पॉसिबल रेपुटेशन. और पर्सन विशिंग टू जॉइन द सर्विस फैशन थ्रू अ नोबल हु प्रेजेंटेड द तजवीज़ टू द एम्पर. तो उसको एक वर्ड यूज़ किया गया है, तजवीज़. क्लियर, तजवीज़ के सामने मतलब राजा के सामने कहना कि मैं इस काम के लिए एक्सपर्ट हूँ, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज द तजवीज़. तजवीज़, ओके, एक तरीके से रिक्वेस्ट करना. ओके, एंड आफ्टर दैट द इफ द एप्लीकेंट वाज फाउंड सुटेबल द मनसब वाज ग्रांटेड टू हिम. अगर पर्सन लगता था कोई नोबल की यस ये काम करने में अच्छा है, तो उसको क्या बना दिया जाता था, मनसबदार बना दिया जाता था. जो मीर बख्श एक पर्सन है, मीर बख्शी, क्या नाम है इनका, मीर बख्शी. मीर बख्शी, मीर बख्शी. ठीक है, जो मीर बख्शी थे ये एक कोर्ट में लेफ्ट या राइट कहीं भी खड़े हो सकते थे, राजा के दाएं या बाएं. ठीक है, और उसकी जो एक प्रेस्टीजियस थी, और वो तैयार रहता था किस लिए कि कभी भी ऑर्डर निकाला है, किंग ने जो ऑर्डर निकाला है, किंग्स ऑर्डर्स टू फुलफिल, यानी कि किंग का जो ऑर्डर है उसको वो फुलफिल करे, तो वो उसके पास ही खड़ा होता था. कैंडिडेट अपॉइंटमेंट टू प्रमोशन वाइल द ऑफिसर्स प्रिपेयर्ड ऑर्डर टू बेयरिंग द सील एंड सिग्नेचर. वो क्या करता था, उस पर राजा के सील और सिग्नेचर लेता था ताकि वो रूल्स प्रिपेयर हो जाए. एंड देयर वर 2 अदर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, दीवाने आला, ठीक है, जिसको वजीर आलिया कहते हैं, यानी कि एक और पोस्ट इम्पोर्टेंट होती थी, और फाइनेंस मिनिस्टर, दीवाने आलिया, और ये होता था वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर. और सेकंड पोस्ट होती थी सदर उस सुदर, सदर अस सुदर, यानी कि मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स. जो दान में देता था. द 3 ministers occasionally come together an advisory body but were independent each. Akbar with these their advisory shaped to administrative, fiscal, monetary और institution of the empire. यानी जो अकबर के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक अकबर के डायनेस्टी को बहुत अच्छे से इन्हेंस किया है, एक बहुत अच्छे से उसको डेवलप किया है. क्लियर. इन द लास्ट पैराग्राफ वी विल सी अबाउट कि जो भी एक अकबर की कोर्ट में होते थे जिसको तैनात रकाब कहते थे, तैनात रकाब वर रिजर्व सोर्स टू डेपुटेट प्रोविंसेस और मिलिट्री कैंपेन. एक हमेशा नोबल्स की सेना तैयार होती थी, यानी कि एक ऐसा सेफ्टी ग्रुप था, ग्रुप ऑफ आर्मी ऑफ नोबल्स. क्लियर. जो एवर टाइम तैयार रहता था किसी भी प्रोविंसेस पर या मिलिट्री कैंपेन के लिए. दे वर ड्यूटी टू बाउंड द अपील ट्वाइस अ डेली, मॉर्निंग और इवनिंग. उनको 2 बार अपनी ड्यूटीज देनी पड़ती थी, मॉर्निंग में भी और
और इवनिंग में भी। क्लियर? तो वो सुबह और शाम उस हाउस में किंग के प्रति अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे, और जो किंग था वो भी और उनकी फैमिलीज की जो सेफ्टी है उनको वो पूरा करता था। सो दैट्स in this segment we have clear about the official ranks person in the Mughal dynasty. In next we will see about the informations or related to the Mughal dynasties. It's kind of some regional provinces which are connected with the center of Mughal. So till then आप इसको पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि ऐसे छोटे छोटे से आप उसकी नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ओके, सो एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कंसल्ट मी। ओके, टेक केयर बेटा, गुड बाय।